सच्चिदानंद राय ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जी हां, आपको बताते चले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बिहार सरकार को लेकर उनकी कई कमियों को लोगों के साथ साझा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लोगों को यह भी बताया है कि बिहार में पहली बार भगवान परशुराम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और यह मुमकिन हो सका है सारण जिले में, जो कि बिहार वासियों के लिए बेहद गर्व की बात है। और जो लोग खुद को परशुराम के वंशज बताते हैं, उन लोगों ने ना तो आज तक उनके लिए एक मंदिर बनवाया है और ना ही उनकी इस पहल के लिए सोचा है, जो कि आज जाकर वह सपना सार्थक होते हुए नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में इसके आगे क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी सच्चिदानंद राय। घोषणा ये है कि शायद पहली बार, वैसे पहले भी हुआ होगा लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है, या तो बहुत समय पहले हो गया होगा, शायद पहली बार बिहार के अंदर भगवान परशुराम के नाम पर एक मंदिर, भगवान परशुराम का एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के जलालपुर गांव के में परशुराम कुंड पोखर है, जहां से 1.5 वर्ष पहले मैंने वहां के स्थानीय लोगों के आग्रह पर एक परशुराम मंदिर का शिलान्यास किया था। साथ में उस कुंड में परशुराम घाट बनाने की भी योजना बनी थी, जो कि बनकर तैयार है। अब जब परशुराम घाट के उद्घाटन की बात आई है तो हमने पाया है कि मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो मैंने संकल्प लिया कि परशुराम घाट का उद्घाटन तभी होगा जब भगवान परशुराम के मंदिर का भी निर्माण शुरू हो जाए। हम अभी आपको एक पैम्फलेट देंगे जिसमें पूरी जानकारी रहेगी, और उसमें योजना ये है कि 21 तारीख को जो भी अपने आप को परशुराम वंशज कहते हैं, पूरे कई जिलों से, पूरे बिहार से तो बुलाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कई जिलों से भारी संख्या में, करीब 10,000 की संख्या में परशुराम वंशज वहां एकत्रित हो रहे हैं और बड़े उत्साहित हैं। भगवान परशुराम का एक मंदिर भी बनेगा ताकि वो अपने इष्ट देव की पूजा कर सकेंगे। उस मंदिर के साथ साथ 2 और मंदिर बन रहे हैं, एक राम दरबार और एक राधा कृष्ण, क्योंकि भगवान परशुराम के बाद विष्णु का दूसरा अवतार भगवान राम के रूप में हुआ था और फिर भगवान कृष्ण के रूप में हुआ था। तो एक तरह से सामाजिक सौहार्द का एक बहुत ही और सनातन धर्म वालों के लिए एक बहुत अच्छा मंदिर होगा, जहां पर कि भगवान विष्णु के 3 महत्वपूर्ण अवतारों के विग्रह का पूजा करने की, अर्चना करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसका सामाजिक एक ये महत्व है कि जो लोग अपने आप को परशुराम वंशज कहते हैं, जो बात बात पर जय परशुराम के नारे लगाते हैं, उनके पास में भगवान परशुराम का एक मंदिर नहीं था। तो ये संकल्प जो ऐसा है कि पहला तो हम शुरू कर रहे हैं सारण के जलालपुर से, इसके बाद बिहार के लगभग सारे जिलों में जहां परशुराम वंशज निवास करते हैं, हर जगह अगले 1 से 1.5 वर्षों के अंदर परशुराम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और उसके साथ में राम दरबार और भगवान राधा कृष्ण का भी निर्माण होगा, ताकि जो परशुराम वंशज है वो भी अपने इष्ट देव की पूजा कर सके। सनातनी तो खैर भगवान राम भगवान कृष्ण की तो पूजा करते ही है, तो सब सनातनी मिलकर भगवान विष्णु के 3 विग्रह का जो है वो पूजा कर सके। यही मुख्य रूप से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। अब इसके बाद आप लोगों को लगे कि इस विषय पर कोई और आपके प्रश्न हो सकते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और इससे हटके भी आप अगर कुछ उनसे रोजगार भी 10 लाख देंगे, रोजगार की दिशा में प्रयास को दिखा है आपको, दिखा तो बता दीजिए। सर, नियोजित शिक्षक समता परीक्षा के विरोध में है, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया है। क्या लगता है कि उन लोग की बात मांग जायज है? मैं दोनों पक्षों को कहूंगा, सरकार को भी कहूंगा और नियोजित शिक्षक बंधुओं को भी कहूंगा, क्योंकि बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है। तो कोई अयोग्य शिक्षक हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अयोग्य शिक्षक पढ़ाकर किसी को योग्य नहीं बना सकता। इसलिए ये जो सक्षमता परीक्षा जो है, इसके जो खिलाफ है वो बिहार के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। आपको सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए, और अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर रहे तो सम्मान के साथ आप गुरु बनकर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर बन सकते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा लोग नहीं देंगे, बिना शर्त हम लोग को नहीं। अगर दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो सरकार से मेरा सुझाव होगा कि ऐसे लोगों को फिर जो है आड़े हाथों ले। उन लोगों का कहना है कि 3 बार जो हमें मौका मिला है, अगर इसमें हम पास नहीं करते हैं तो हमें नौकरी से हटा दिया जाए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। भाई सरकार का मैं सुझाव देने वाला हूँ कि चूंकि आपने इनको इतने दिनों से नियोजित करके रखा हुआ था, ये बेचारे उसी रोजगार में अपना जीवन कमा दिए, तो आज उनको अवसर दीजिए, 3 के बदले 5 अवसर दीजिए कि सक्षमता परीक्षा पास कर लें। अगर सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो रोजगार वो करते आए हैं उसी में लगे रहे और बिहार के बच्चों के भविष्य सुधारने का कार्य करें। लेकिन यदि उतने
प्रयासों के बाद जो पास नहीं करते हैं तो शिक्षक तो नहीं रह सकते, लेकिन सरकार को सिर्फ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, बहुत से विभाग है, बहुत से और भी पद हैं जिन पर इनको स्थानांतरित किया जा सकता है। उनसे रोजगार न छीना जाए, उनसे नौकरी न छीनी जाए, नौकरी में तब्दीली जरूर की जाए, लेकिन सरकार से यही आग्रह होगा कि किसी का रोजगार न छीने, किसी की नौकरी न छीने। लेकिन इनसे भी आग्रह होगा शिक्षकों से कि आप संक्षिप्ता परीक्षा से भागे नहीं, अगर आप योग्य हैं तो क्यों भाग रहे हैं, अपनी योग्यता सिद्ध करें और शिक्षक बने रहें। और भी किसी कारण से आप नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी आदत छूट गई है पढ़ने पढ़ाने की, अगर नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में सरकार उनको दूसरी जगह उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नियोजित करे। ये मेरा सुझाव भी होगा और आग्रह भी होगा। जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर वो कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में 20 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे नीतीश कुमार, उनके बातों में कितना दम है? देखिए वो कहते हैं संन्यास ले लेंगे। देखिए उनकी बात को तो लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं, यही कारण है कि आपने प्रश्न पूछ भी रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं, जैसे बंगाल में उन्होंने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी वहां 200 सीट जीतने का दावा कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और मैं संन्यास ले लूंगा अगर ऐसा हुआ तो। तब मैं नहीं जानता कि कब प्रशांत जी ने कहा है ऐसा, लेकिन प्रशांत जी ने ऐसा कहा है तो मुझे मेरा कोई कारण मैं नहीं देखता कि मैं उस बात को विश्वास न करूं। निश्चित रूप से उन्होंने काफी डेटा को एनालाइज करने के बाद ही ये कहा होगा और जमीन की धड़कन को समझ के उन्होंने कहा होगा। ये बात तो सही है, नीतीश जी के दिन तो लग गए हैं। नीतीश जी तो निश्चित रूप से एक्सपेंड फोर्स है, एक जमाने में बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों उनकी एक तो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रह रही है, सब जानते हैं। और ऊपर से जिस तरह से जितनी तेजी से उन्होंने साथ छोड़ा किसी का, साथ पकड़ा किसी का, इतनी तेजी से किया कि विश्वसनीयता में लगभग समाप्त हो चुकी है। तो मुझे भी लगता है, मैं प्रशांत जी की बात तो मैं नहीं सुना, उसने मैं उनकी बात को नोट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि अगले चुनाव में नीतीश जी की पार्टी भी बहुत अच्छा नहीं करने वाली। अब 10 सीट जीतेगी, 20 सीट की 30 सीट में ये भविष्यवाणी करने के लिए मेरे पास डेटा नहीं है कि अटेंडेंस उपस्थिति जो है हर कार्यालय में और खासकर स्वास्थ्य विभाग में ये बहुत ही आवश्यक है। मैंने देखा है कि एक तो रोस्टर ही नहीं बन पाता, रोस्टर भी बनता है तो मैंने देखा है कि एक डॉक्टर जाकर जो है पूरे सप्ताह भर में साइन करते हैं और उसमें हम एक विधायक के रूप में अपने आप को बहुत ही मतलब कमजोर पाते हैं, उसको बदल नहीं पाते चाहे जितनी बार हम शिकायत करें। तो सरकार अगर ऐसा निर्णय ले ले कि केवल अस्पतालों में ही नहीं जितने भी कार्यालय हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अगर नहीं होता तो बात कुछ और है। सारे निजी संस्थानों ने अपने यहाँ हम लोग अपने कार्यालय में, अपने डेवलपमेंट साइट पर हर जगह हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक को कंपल्सरी बनाया हुआ है। जितने निजी संस्थान है हर जगह ये है। तो क्या कारण है कि सरकारी संस्थानों में हम सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक को कंपल्सरी नहीं कर सकते? अगर कंपल्सरी करने में दिक्कत आ रही हो तो एक समय ले लें, तय कर लें कि हाँ योजनाबद्ध तरीके से इतने महीनों में या इतने वर्षों में इसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा और बिहार को इसका बहुत लाभ मिलेगा। यही बात मैंने सदन के अंदर उठाया था। सर बिहार में अब राजनीति हो रहा है, धर्म की बात नहीं, अब रोजगार की बातें हो रही है। बिहार में कब राजनीति नहीं हो रहा था? अब बिहार में कब रोजगार की बात कब रोजगार की बात सुने? बिहार में नौकरी की बात सुने होंगे, रोजगार की बात नहीं सुने होंगे। और ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। नौकरी सरकार देती है और उस सरकार को वो पैसा जो है हम देते हैं, हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे सरकार के पास पैसा जाता है और सरकार नौकरी देकर रोजगार देने लगे अगर, तो कोई भी देश, कोई भी प्रदेश की इतनी शक्ति नहीं है कि वहां के बेरोजगारों को नौकरी देकर रोजगार दे दे। रोजगार देने का तरीका होता है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, कल कारखाने लगना, उद्योग लगना और जो है जो खेती है उसको लाभदायक बनाना, तब जाकर रोजगार सृजन होगा। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, वो छलावा है। आपको मैं बता दूं, अभी आजकल बहुत चल रहा है, लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां हम लोगों ने बांट दिया शिक्षा विभाग में। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि सत्य नहीं है। क्यों नहीं है तो बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक विद्यालय चलाता हूँ, निजी विद्यालय। जो शिक्षक उसमें बहाली हुई है उसमें से अधिकांश, एक बड़ी संख्या है जो नियोजित शिक्षक थे, वो पुनः जो है परीक्षा पास करके अभी नियमित शिक्षक बन गए। तो वो कोई रोजगार सृजन नहीं हुआ, कोई नई नौकरी नहीं हुई, केवल नौकरी का नाम बदल गया, नियोजन से वो नियमन हो गया। एक बहुत बड़ी संख्या में निजी संस्थानों में जो शिक्षक थे वो लोग पात्रता परीक्षा पास करके या ये परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा पास करके वो सरकारी में चले गए हैं। तो उनका भी केवल कहीं एक तरह से तो ट्रांसफर हुआ है निजी से सरकारी की तरफ में। जो थोड़े बहुत बच गए उसमें बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के सक्षम छात्र जो है, जो पढ़े लिखे, आपने तो 2-3 जनरेशन तक यहाँ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। तो जब बीपीएससी की परीक्षा होती है तो नए
जो युवा यहाँ के होते हैं, या तो जो अच्छे होते हैं वो पलायन कर चुके हैं, दूसरे जगह जाके पढ़ा रहे हैं या दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं। जो यहाँ बच गए उसमें से बहुत कम संख्या के लोग हैं जो यहाँ के लोगों को नया रोजगार मिला है या नई नौकरी मिलेगी। तो 2 लाख का पहले आप सरकार से मांगिए कि पूरा ब्रेकअप दें कि 2 लाख कैसे कैसे लोग हैं जिनको नौकरी मिली है। इसलिए पूरा छलावा मेरे हिसाब से जो मैंने अपने बैकअप कैलकुलेशन किया है कि 20 से 25 हजार ही नए युवाओं को रोजगार मिला है, बाकी पुरानी बोतल में नई शराब भर के बेचा जा रहा है।